हेलो एवरीवन, आज है 20 जुलाई 2025। तो आज की हमारी द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी। सबसे पहले जाफना में एक महत्वपूर्ण खोज की जा रही है, उसके बारे में देखेंगे। दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा पवन ऊर्जा उद्योग में लोकलाइजेशन सरकार के द्वारा किया जा रहा है, उसको हम डिटेल में देखेंगे। इसके बाद जो है ब्रिक्स सम्मेलन में एआई की मांग की गई है कि जो एआई मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो सभी देशों को समावेश बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है, तो उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहली हमारी न्यूज़ है जाफना मास ग्रेव अ टेस्ट फॉर दिशा नायक गवर्नमेंट। तो अभी श्रीलंका में हाल ही में 2024 में जो दिशा नायक सरकार बनी थी, तो उनके लिए जो जाफना में एक खोज की जा रही है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक सामूहिक कब्र मिला है, मतलब उनके कुछ ऐसे एविडेंस देखे गए हैं जो कि श्रीलंका के इतिहास को और ज़्यादा सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो कोई भी अगर किसी भी कंट्री में या किसी भी जगह पर एक नई खोज की जाती, खासकर वो जो प्राचीन इतिहास से जुड़ी हो, तो उससे क्या होता है कि उस कंट्री या उस एरिया के इतिहास के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य पता चलते हैं। तो जाफना आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये है श्रीलंका का मैप और यहाँ ऊपर जो भारत के साथ एक जल संधि हुई है, तो आप हमें बताएंगे वो कौन सी जल संधि है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये देखिए इस जगह पर जो है जाफना प्लेस है, तो यहाँ पर सामूहिक कब्र की खोज की गई है। तो ये जो खोज है मानव अधिकार संगठनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण खोज है। इससे और ज़्यादा एविडेंस या कुछ इतिहास में कुछ बदलाव भी हो सकता है। मतलब कोई भी अगर नई चीज़ की खोज की जाती, कोई नया एरिया मिलता है, तो उससे क्या होता है कि इतिहास को एक नया मोड़ मिलता है। तो जाफना जो है श्रीलंका का एक उत्तरी प्रांत है, उसमें तमिल बहुल क्षेत्र है। मतलब वहाँ पर, क्योंकि आपने मैप में भी देखा होगा, ये देखिए ये थोड़ा तमिल से कनेक्ट है। तो ये देखिए इंडिया का ये तमिलनाडु एरिया स्टेट है, उससे ये कनेक्टेड है जाफना। तो तमिल बहुल क्षेत्र यहाँ पर मतलब कि तमिल भाषा काफ़ी ज़्यादा बोली जाती है और यहाँ पर तमिल लोग भी ज़्यादा मतलब तमिल लोग ज़्यादा निवास करते हैं। तो उसी दौरान जब गृह युद्ध हुआ था, उसके दौरान लिट्टे और श्रीलंकाई सेना उनके बीच जो संघर्ष किया था, इसका एक गवाह हो सकता है ये जो सामूहिक कब्रें मिली हैं। मतलब कि गृह युद्ध जब 1983 के आसपास में हुआ था श्रीलंका में, तो उसमें जो काफ़ी ज़्यादा मतलब नुकसान हुआ होगा, तो उसी वजह से ये जो सामूहिक कब्रें बनाई गई थी। इसी दौरान और ज़्यादा कई और सामूहिक कब्रें खोजी गई हैं, जिनमें कुछ को गृह युद्ध के गायब हुए लोगों के साथ भी जोड़ा जा रहा है कि जो गृह युद्ध हुआ था उसमें कुछ लोग गायब हो चुके थे, तो हो सकता है वो उनके वहाँ पर अवशेष मिले हों। इसके अलावा 1990 के दशक की खोज की गई थी। 1990 में भी एक खोज हुई थी जाफना में, तब भी सामूहिक कब्रें मिली थी जो कि मानव अवशेष जिसमें पाए गए थे, मतलब कि मनुष्य के एविडेंस मिले थे। इनमें कुछ को तमिल नागरिकों के साथ जोड़ा गया था कि कुछ ऐसे लोग हैं जो तमिलनाडु के हैं, जिन्हें कथित तौर पर सेना या फिर बाकी समूहों ने मार डाला था। इसके अलावा जो चेमनी सामूहिक कब्र ये भी देखने को मिला है। यहाँ पर जब खोज हुई 1998 और 99 के बीच चेमनी में खोजी गई जो सामूहिक कब्र है, उसके विशेष ध्यान आकर्षित किया गया है। इससे क्या हुआ कि सैकड़ों शव होने का दावा किया गया कि यहाँ पर सैकड़ों लोगों के बॉडीज मिली हैं। जैसा कि जब हम हड़प्पा सभ्यता में देखते हैं, तो यहाँ पर जब हड़प्पा सभ्यता की हमारे भारतीय जो मोहनजोदड़ो, जिसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है, मतलब कि एक वहाँ पर मृतकों के काफ़ी ज़्यादा अवशेष मिले, तो इसी प्रकार से ही श्रीलंका में भी जाफना नाम की एक प्लेस है, वहाँ पर सामूहिक कब्रें खोजी गई हैं। हाल ही की जो खोज हुई है 2010 के बाद भी फिर जाफना और जो बाकी उत्तरी क्षेत्र हैं वहाँ पर निर्माण कार्य के समय सामूहिक कब्रें मिलने की एक खबरें सामने आती रही हैं। जैसे कि मन्नार में 2014 की खोज हुई थी, जिसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान खींचा था। मतलब कि जब कोई भी ऐसी खोज की जाती है, उससे क्या होता है कि इतिहास पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, कुछ नए तथ्य पता चलते हैं, कुछ हम जो इतिहास को पहले समझ रहे, जिस नज़रिए जिस दृष्टिकोण से हम देख रहे होते हैं, वो पूरा दृष्टिकोण भी बदल सकता है। अब देखिए दिशा नायक सरकार के लिए इसको लेकर कुछ चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। चुनौतियां क्या रहेंगी? सबसे पहले तो है कि तमिल समुदाय का जो विश्वास है वो जीतना होगा, मतलब वो भी एक चुनौती है। तमिल समुदाय जो है काफ़ी लंबे समय से मानव अधिकारों की निष्पक्ष जांच की मांग करता रहा कि जो मनुष्य के अधिकार है उनकी जो भी जांच की जा रही है वो बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए। दिशा नायक की जो JVP पार्टी है, उसका इतिहास 1980 के दशक में
सिंहली राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है और तमिल समुदाय में अविश्वास पैदा होता है। तो सिंहली राष्ट्रवाद जो है उसके साथ ये जो अभी दिसानायकी पार्टी उसका इतिहास कनेक्ट मिलता है। तो इसी वजह से जो तमिल समुदाय है वो उनका इन पर ज़्यादा भरोसा नहीं है। सामूहिक खबरों की जांच को पारदर्शी निष्पक्ष बनाना एक सरकार के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ सकता है इस सरकार पर। जो संयुक्त राष्ट्र और जो मानव अधिकार संगठन है जैसे कि ह्यूमन राइट्स वॉच, इसके अलावा श्रीलंका से जो गृह युद्ध के समय जो अत्याचारों की जांच की मांग करते हैं, मतलब कि दबाव बनाया जाता है दिसानायक सरकार पर कि जो गृह युद्ध हुए थे श्रीलंका में उसी दौरान जो भी अत्याचार हुए थे उन सभी की निष्पक्ष तौर पर जांच की जाए और सच्चाई को सामने लाया जाए। जाफना की जो सामूहिक खबरें हैं उनकी जांच को लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है वो दिसानायक सरकार पर नज़र रखेगा कि कहीं ये जांच में कोई गड़बड़ी ना हो। सरकार को ये तय करना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय जांच को स्वीकार करती है या स्वतंत्र राष्ट्रीय जांच पर जोर देती है। मतलब कि अभी सरकार के हाथ में है, दिसानायक सरकार जो श्रीलंका में है उसके हाथ में है कि वो अंतर्राष्ट्रीय जांच को स्वीकार करेगी या फिर स्वतंत्र राष्ट्रीय जांच पर उसका ध्यान जाएगा। इसके बाद राष्ट्रीय सुलह, ये भी एक चुनौती रहेगी। श्रीलंका में जो सिंहली और तमिल समुदायों के बीच एक मतलब तनाव इतिहास से ही चला आ रहा है। तो सामूहिक खबरों की जो जांच और पीड़ितों को न्याय दिलाने में विफलता तमिल समुदाय में और ज़्यादा अलगाव पैदा हो सकता है। अगर मान लीजिए ये जो सामूहिक खबरों की खोज अगर नहीं निष्पक्ष तरीके से या फिर पूरी तरह से नहीं की जाती तो फिर तमिल समुदाय में क्या है एक गुस्सा और उनके प्रति जो मतलब नफरत की भावना बढ़ जाएगी। दिसानायक सरकार को इस मुद्दे पर संवेदनशीलता और दृढ़ता दोनों ही दिखानी होगी। इसके अलावा राजनीतिक और सैन्य प्रतिरोध भी किया जा सकता है। जो श्रीलंका की सेना है और जो सिंहली राष्ट्रवाद समूह वो अक्सर गृह युद्ध से जुड़े हुए मामलों की जांच उनका विरोध करते हैं कि गृह युद्ध के जो मामले उनकी जांच ना की जाए। इसे राष्ट्रीय नायकों का अपमान मानते हुए तो दिसानायक सरकार प्रतिरोध को संतुलित करना होगा। उसको इन सभी तनावों को ध्यान में रखकर निष्पक्ष तरीके से और सही ढंग से जांच करवानी होगी ताकि जो इतिहास के तथ्य हमें मतलब सामने आ सकते हैं उनको इतिहास को सही तरीके से और ज़्यादा समझा जा सके। कानूनी और तकनीकी बाधा भी आ सकती है। जो सामूहिक खबरों की जांच फॉरेंसिक विशेषता यानी कि जो एक्सपर्ट होते हैं संसाधन समय की आवश्यकता होती है। तो जांच ऐसी नहीं हो जाती भी कहीं हमने कह दिया भी आज हमने जांच कर दी तो जांच होगी। उसके लिए काफ़ी बड़ी टीम की ज़रूरत रहती है जिसमें फॉरेंसिक जो एक्सपर्ट होते हैं, संसाधनों की भी ज़रूरत होती है, समय की भी ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं कि अभी रात को हमने बोला कि हमने जांच करनी सुबह तक जांच कंप्लीट, बिल्कुल नहीं। इसमें कई बार सालों साल भी लग जाते हैं। श्रीलंका में पहले कई जांच अधूरी रह चुकी हैं जैसे कि 2006 की जो ट्रिकोमाली नरसंहार जांच है वो भी काफ़ी ज़्यादा अधूरी है, मतलब उसको कंप्लीट नहीं किया गया क्योंकि उसमें जो टेक्निकल और जो लीगल मतलब बाधाएँ आ रही थी। दिसानायक जो गवर्नमेंट है उसको ये सुनिश्चित करना होगा कि जो जांच विश्वसनीय और समयबद्ध होनी चाहिए, मतलब कि एक ऐसा ड्यूरेशन फिक्स कर दे, एक ऐसी टाइम लिमिट लगा दे कि इस समय के बीच में ये जांच हर हाल में कंप्लीट करनी है। अब देखिए सरकार का अब तक का रुख क्या है। दिसानायक सरकार का सबसे पहले तो वो चाहते हैं कि एक स्वतंत्र जांच आयोग स्थापित किया जाए तो जिसमें क्या होगा कि तमिल समुदाय के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, संयुक्त राष्ट्र या अन्य अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की जांच में इसको शामिल किया जाएगा। सत्य और सुलह आयोग, दक्षिण अफ्रीका की तर्ज पर एक आयोग बनाना होगा जो कि पीड़ितों को सुनने और सुलह को बढ़ावा देना होगा। मतलब कि आयोग बनाया जाए, एक तो स्वतंत्र जांच आयोग हो, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिलना चाहिए, तीसरा जो है सत्य और सुलह आयोग होना चाहिए, मतलब सच पर आधारित हो। अब हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है विंड इंडस्ट्री फर्म्स फॉर फेस्ड अप्रोच इन गवर्नमेंट्स लोकलाइजेशन गोल। भारत की जो पवन ऊर्जा एनर्जी है, मतलब पवन ऊर्जा की कंपनियां हैं, उसको लोकलाइजेशन गोल पर ध्यान देना होगा। लोकलाइजेशन मतलब कि स्थानीयकरण करना होगा। जैसे कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है। पावर मीन्स की जो केंद्र सरकार है ना, केंद्र और जो राज्य सरकार की जो शक्तियां हैं उनको बांटकर स्थानीय लेवल पर लागू कर दिए गए, जिसको हम पंचायती राज्य व्यवस्था बोलते हैं भारत में। उसी प्रकार से जो पवन ऊर्जा उद्योग है उसमें कंपनियां जो हैं, भारत सरकार का जो लोकलाइजेशन लक्ष्य है, मतलब कि ग्राउंड लेवल पर जाकर पवन ऊर्जा को उत्साह मिलना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ऐसा दृष्टिकोण अपनाने के लिए भारत में एक बातचीत चल रही है। तो इसका उद्देश्य क्या होगा कि जो स्वदेशी विनिर्माण है, मतलब कि
भारत के मतलब खुद भारत किसी और कंट्री पर डिपेंड ना रहे किसी भी चीज़ को लेकर, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। आयात पर निर्भरता कम होगी। आत्मनिर्भर भारत पहल को मजबूत किया जाएगा। एक जो मेड इन इंडिया है और जो दूसरा है आत्मनिर्भर भारत, ऐसी पहल को मजबूत करने के लिए ये विषय उठाए जा रहे हैं। अब देखिए विंड एनर्जी कैसे होती है। यहाँ पर आपने देखा होगा ये विंड टरबाइन लगी होती हैं कई क्षेत्रों में जहाँ पर विंड बहुत ज़्यादा चलती है, तो इससे क्या होता है कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा हमें मतलब मटेरियल की ज़रूरत, काफ़ी ज़्यादा तो नहीं लेकिन इम्पॉर्टेंट जो बहुत ज़रूरी होता है मटेरियल की ज़रूरत रहती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको इस केबल के ज़रिए जोड़कर, है ना, ये रिमोट कंप्यूटर होता है तो इसके साथ जोड़कर ये एक पूरा प्रोसेस होता है, तो इससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। इसके प्रमुख तथ्य क्या हैं? सबसे पहले घटक उत्पादन में वृद्धि होगी। कंपनियां जो हैं पवन टरबाइन, जो हमने देखा था विंड टरबाइन के जो प्रमुख घटक जिसमें ब्लेड होते हैं, टावर या फिर नेसल, उसके स्थानीय उत्पादन पर ध्यान दिया जाएगा कि उसको स्थानीय लेवल पर उसको प्रोड्यूस किया जाए, जिससे क्या होगा, लागत कम होगी बल्कि उसके साथ ही स्थानीय रोजगार भी मिलेगा। इसके बाद जो आपूर्ति श्रृंखला उसका विकास किया जाएगा, स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत, जिसके लिए छोटे लघु उद्योग लगाए जाएंगे। तो इस चरण पर कच्चे माल और सहायक उपकरणों के स्थानीय स्रोतों पर ये जो फेज रहेगा केंद्रित रहेगा, मतलब इसको अलग अलग फेज में शुरू किया जाएगा। सबसे पहले तो जो घटक उत्पादन, जैसे जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसका स्थानीय लेवल पर ही प्रोडक्शन होगा। दूसरा जो है उसके लिए जो भी स्थानीय पूर्ति श्रृंखला उसको मजबूत करने के लिए जो लघु और छोटे उद्योग जो लगाए जाते हैं तो उनको शामिल किया जाएगा। इसके अलावा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और अनुसंधान होगा। कंपनियां जो है स्वदेशी अनुसंधान विकास रिसर्च डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगी, जिससे विदेशी तकनीकी जो है वो कम होगा, मतलब विदेश पर जो भी हमारी निर्भरता है उसको कम किया जाएगा और जो स्थानीय नवाचार यानी कि नई नई जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो उसको बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद नीतिगत समर्थन का उपयोग किया जाएगा। कुछ नीतियां बनाकर सरकार द्वारा जो भी प्रोत्साहन दिए जाते हैं, जैसे कि रियायती कस्टम ड्यूटी दी जाती है, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन होता है, त्वरित मूल्य ह्रास लाभ होता है और कंपनियों को स्थानीकरण के लिए प्रेरित किए जाएंगे अगर कुछ छूट दी जाएगी। ऐसा ना हो कि अब स्थानीकरण की तो हम बात कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर लागत और खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाए, तो इसी वजह से भारत सरकार जो है वो कुछ रियायतें भी देंगी। इसके अलावा चरणबद्ध कार्यान्वयन होगा। कंपनियां जो है पहले कम जटिल घटकों का स्थानीकरण करेंगी, मतलब कि जो कम जटिल है जिसको आसानी से मतलब कि जिस घटकों को आसानी से भारत में उत्पादन किया जा सकता है उसका स्थानीकरण होगा। फिर धीरे धीरे जो प्रौद्योगिकियां हैं और जो पूर्ण टरबाइन निर्माण की प्रक्रिया भारत में बढ़ जाएगी। तो ये क्या होगा, क्रमिक दृष्टिकोण जोखिम को कम करेगा और गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा। अब देखिए स्थानीयकरण की जो नीतियां हैं उनका अगर हम अवलोकन देखें, सबसे पहले नीति का उद्देश्य क्या है कि जो पवन टरबाइन है उसके घटक जिसमें ब्लेड, टावर, नेसल, गियर बॉक्स और जो कन्वर्टर हैं उनके स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत की जो पवन ऊर्जा उपकरण है उनके वैश्विक निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने में एक बहुत अच्छा कदम है कि भारत का जो स्वदेशी ऊर्जा निर्माण है उसको बढ़ावा मिलेगा। उसके अलावा ही जो आयात पर निर्भरता है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय उसकी भूमिका क्या रहेगी इसमें, जो MNRE ने स्थानीयकरण को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां, दिशा निर्देश जारी किए, जिनमें रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स को शामिल करने के लिए प्रमुख घटकों का जो स्थानीयकरण है उसको अनिवार्य करना शामिल है। मतलब कि अगर इसमें जो एक दिशा निर्देश है जिसे रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ मॉडल एंड मैन्युफैक्चर, अगर इसमें किसी भी एरिया का किसी को भी शामिल होना है तो उसके लिए जो प्रमुख घटक हो जाएंगे, जिसमें ब्लेड देखा था, टरबाइन था और जो गियर बॉक्स था, तो नेसल थी, तो इन पर इनका स्थानीयकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन इनका करना जरूरी होगा। इसके अलावा जो चरणबद्ध दृष्टिकोण है उसकी मांग की जा रही है, एक पूरे प्रॉपर चरण में इसको लागू किया जाए। उद्योग ने MNRE के जो हालिया ड्राफ्ट संशोधन 2025 जुलाई 2025 पर है उस पर चिंता व्यक्त की है, जिसमें जो प्रमुख घटक है उसके त्वरित स्थानीयकरण की मांग की गई है। तो इस पर कुछ
उद्योगों के द्वारा चिंता जताई गई है। कंपनियां जो चरणबद्ध दृष्टिकोण की वकालत कर रही हैं, कंपनियां जो है वो चाहती हैं कि एक प्रॉपर फेज में इसको शुरू किया जाए, चरणबद्ध तरीके से इसको लागू किया जाए, ताकि जो आपूर्ति श्रृंखला है उसमें व्यवधान लागत वृद्धि से भी बचा जा सके, ताकि उसमें कोई भी लागत वृद्धि ना हो सके। इसके अलावा वित्तीय प्रोत्साहन भी दिया जाएगा सरकार के द्वारा, जो त्वरित मूल्य ह्रास रहता है, जिसे एसलिरेटेड डेप्रिसिएशन होता है, जिसमें जो पवन ऊर्जा परियोजना है उसके लिए जो उपकरण की लागत होती है उसमें 80% पहले वर्ष में कटौती करने की एक सुविधा दी जाती है, जिससे जो निवेशक है उनको कर लाभ मिलता है, मतलब कि उनको लाभ मिलता है, तो इसी वजह से वो इन्वेस्ट करते हैं। ये जो लाभ है 31 मार्च 2017 तक कमीशन की गई जो परियोजना के लिए उपलब्ध था। जो ऐसा लाभ 2017 तक जो कमीशन की गई योजना उसके लिए इसको अवेलेबल किया गया था। इसके अलावा उत्पादन आधारित प्रोत्साहन रहेगा, जिसमें जो स्वतंत्र बिजली उत्पादकों के लिए 5 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली परियोजना के लिए GBI प्रदान किया गया था। मतलब कि अलग अलग लेवल पर जो जैसे 5 मेगावाट से अधिक अगर कोई भी क्षमता है किसी एरिया, मतलब किसी भी बिजली तंत्र की, तो उसके लिए GBI प्रदान किया गया था, जिसमें प्रति किलोवाट घंटा 0.50 रुपये का प्रोत्साहन शामिल था। इसके अलावा और क्या क्या छूट दी जाती है? रियायती सीमा शुल्क रहती है, जो पवन टरबाइन के कुछ घटक पर जो आयात शुल्क में छूट दी जाती है, जिससे स्थानीय उत्पादन की जो लागत है उसको कम करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। इसके अलावा जो अंतर्राज्यीय हैं उनके ट्रांसमिशन शुल्क में छूट रहेगी। ये 30 जून 2025 तक कमीशन होने वाली जो पवन और सौर ऊर्जा है उसके लिए अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम जो शुल्क माफ़ किए गए हैं, मतलब कि अंतर्राज्यीय यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच। इसके अलावा जो रियायती सीमा शुल्क है ये हमने देखा अंतर्राज्यीय हो गया। उसके अलावा जो 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, फॉरेन जो FDI है, उस पर जो बिजली अधिनियम 2003 के जो प्रावधान थे उसके अधीन नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना में 100% FDI को स्वचालित मार्ग के तहत अनुमति दी गई है। अब देखिए निर्यात से जुड़े प्रोत्साहन कौन कौन से? उद्योग ने जो निर्यात से जुड़े प्रोत्साहनों की मांग की है, जो उद्योग होते हैं उन्होंने, ताकि जो भारत वैश्विक पवन टरबाइन बाजार में एक प्रतिस्पर्धी बन सके, एक कॉम्पिटिटर बन सके। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, यूरोप, अमेरिका जैसे देशों में पहले से ही ये निर्यात को बढ़ावा देगा, जहाँ पर पहले से ही निर्यात दिया जा रहा है। उसके अलावा जो टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धा होती है, MNRE ने पवन ऊर्जा खरीद के लिए पारदर्शी बोली प्रक्रिया के निर्देश जारी किए हैं, मतलब कि बोलियां लगाई जाएंगी, ऑक्शंस होंगे इसमें, जिसमें वितरण लाइसेंसधारियों को लागत प्रभावी दरों पर बिजली खरीदने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। मतलब कि जो लागत की जो प्रभावी दर रहती है, ऐसा नहीं कि दर बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो, तो उससे बिजली खरीदने में मदद मिलेगी। इसके अलावा गुणवत्ता नियंत्रण आदेश MNRE का जो ड्राफ्ट है टरबाइन घटकों के लिए गुणवत्ता मानकों को लागू करेगा। मतलब कि जो गुणवत्ता के मानक क्वालिटी के एक पैरामीटर्स रखे जाएंगे कि जिसमें ये सभी पैरामीटर्स जो फुलफिल करते हैं वो ही एक क्वालिटी वाला एक उद्योग रहेगा। हालांकि जो निर्माताओं हैं उन्होंने तकनीकी विशेषता और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए समय की मांग की है कि हमें समय की ज़रूरत है। अब देखिए चरणबद्ध रणनीति कैसे होगी। सबसे पहला चरण जो कम जटिल घटक जिसमें टावर ब्लेड का स्थानीयकरण होगा, जो पहले से भारत में 80% तक निर्मित हो रहे हैं। दूसरा चरण रहेगा जटिल घटक जिसमें गियर बॉक्स बेयरिंग के लिए वैश्विक तकनीकी साझेदारी, स्थानीय रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। तीसरे चरण में पूर्ण टरबाइन निर्माण भारत में होगा, निर्यात उन्मुख विनिर्माण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो पूरा एक प्रॉपर ये फेजेस के साथ इस रणनीति को शुरू किया जाएगा। इसके बाद जो स्मार्ट स्थानीयकरण है, उद्योग ने जो स्मार्ट स्थानीयकरण उसकी वकालत की, जिसमें सभी घटकों को स्थानीय रूप से बनाने की बजाय मौजूदा जो घरेलू क्षमता का पूर्ण उद्योग और उपयोग और विशेष तकनीकों के लिए वैश्विक साझेदारी पर ध्यान दिया जाएगा। इसके बाद जो स्थानीय विनिर्माण है उसकी स्थिति क्या रहेगी। भारत में जो पवन टरबाइन घटकों का 80% तक जो स्थानीय स्तर पर प्रोडक्शन किया जा रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण घटक जिसमें स्थायी चुंबक होते हैं, बेयरिंग और जो कन्वर्टर होते हैं, अभी भी चीन यूरोप से इंपोर्ट किए जाते हैं। तो उसको भी कम करने के लिए ये एक योजना शुरू की जा रही है। इसके बाद चुनौतियाँ क्या रहेंगी इसमें? आपूर्ति श्रृंखला की बाधाएं आ सकती हैं, परियोजना में देरी हो सकती है,
इसके अलावा तकनीकी विशेषता की कमी रहेगी, जो एक्सपर्ट्स होंगे वो कम होंगे, उसके लिए जो कुशल श्रम तकनीकी ज्ञान का अभाव हो सकता है। सब्सिडी वाले आयात, जैसे कि सबसे सस्ते आयात घटक विशेष रूप से, उसके कारण स्थानीय जो निर्माताएं हैं उनको प्रतिस्पर्धा में कठिनाई होगी कि अगर कोई भी आयात की जाता है कोई भी उनका पार्ट, तो उसमें मतलब कोई भी उसका हिस्सा, अगर जो भी हमें घटक चाहिए उसका अगर इंपोर्ट किया जाता है तो उसमें सब्सिडी दी जाएगी। तो इससे क्या होगा, जो घरेलू उत्पाद होगा उसको मतलब कि इफेक्ट उस पर पड़ेगा। खंडित टैरिफ और मानक रहेंगे, जैसे कि एंकर केस के लिए अनिवार्य मानकों की कमी और खंडित टैरिफ नीतियाँ, ये भी एक चुनौती बन सकती है। इसके लिए समाधान क्या क्या हो सकते हैं? राष्ट्रीय पवन औद्योगिक क्लस्टर नीति को लागू करना होगा। प्लग एंड प्ले बुनियादी ढांचे को साझा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सुविधाओं के साथ औद्योगिक क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। HS कोड और BIS मानक संरचनात्मक घटकों के लिए स्पष्ट हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड वर्गीकरण और भारतीय मानक ब्यूरो मानकों को लागू किया जाएगा। इसके अलावा निर्यात प्रोत्साहन रहेगा। वैश्विक बाजार में भारतीय निर्मित टर्बाइनों की जो प्रतिस्पर्धा उसको बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। ये सब समाधान है। इसके अलावा कुशल जो कार्यबल विकास है उसको बढ़ावा देना होगा, तो जिससे समाधान निकल सकते हैं। अब अगर हम देखें कि जो पवन ऊर्जा के प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं भारत में, तो तमिलनाडु वाला क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इधर महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरला, तो ये सभी जो हैं विशेष रूप से ये विंड एनर्जी वाले क्षेत्र हैं। ये राज्य अनुकूल नीतियों और प्राकृतिक हवा की गति के लिए पवन ऊर्जा के लिए काफ़ी उपयुक्त हैं। तो आपने अभी देखा ही होगा कि तमिलनाडु में काफ़ी पवन ऊर्जा के जो यहाँ पर उद्योग स्थापित किए गए, तो इन सभी एरिया को देखा जा रहा है कि जो प्राकृतिक हवा यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती है, इससे विंड एनर्जी में काफ़ी फायदा होगा। अपतटीय पवन ऊर्जा नीति 2015 की 7600 किलोमीटर लंबी तटरेखा का लाभ उठाने के लिए राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति एक सामने रखी गई है। गुजरात और जो तमिलनाडु, उसमें 8 संभावित क्षेत्रों की पहचान की गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एंड एनर्जी को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया कि पूरी देखरेख का पूरा ध्यान नोडल एजेंसी को रखना होगा। अब हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है, मतलब लास्ट न्यूज़ है, ब्रिक्स फोरम सीक्स इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ AI बेनिफिट्स। मतलब जो अभी ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था हाल ही में, जो ब्राज़ील में हुआ था, तो उसमें ये कहा गया कि AI संचालित जो प्रोग्राम है उनको लागू किया जाए, जिससे समावेशिता को बढ़ावा मिलेगा। ब्रिक्स में भारत, ब्राज़ील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश शामिल हैं। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लाभ को समान और समावेशी वितरण की मांग की गई है। 2025 में जो रियो डी जेनेरियो में ये आयोजित हुआ था, 17वां ब्रिक्स सम्मेलन था ये, जिसमें नेताओं ने वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता शासन पर ब्रिक्स नेताओं की घोषणा की थी। इसमें भारत को काफ़ी इम्पोर्टेंस भी मिली थी, क्योंकि इसमें एक तो ये एक चेंजेस देखा गया था कि जो चीन के शी जिनपिंग हैं राष्ट्रपति, उनके द्वारा चीन के जो भी वहाँ के लीडर हैं उनके द्वारा ये इसमें भाग नहीं लिया गया था। उसके बाद जो रूस के वहाँ के जो व्लादिमीर पुतिन हैं, उन्होंने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इस सम्मेलन को ज्वाइन किया था, लेकिन ऑफलाइन तौर पर वहाँ पर फिज़िकली तौर पर वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे। तो इसी वजह से भारत को एक मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंस मिली है। इसमें AI तकनीक तक पहुँच जो है निष्पक्ष, समावेशी सभी देशों और विशेष रूप से जो वैश्विक दक्षिण है, मतलब ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ हैं, जिनको डेवलपिंग कंट्रीज़ माना जाता है, उनके लिए एक अच्छी नीति बनाने की आवाज़ उठाई गई, मतलब पहल की गई है। तो आप देख सकते हैं ये सभी जो कंट्रीज़, इतनी कंट्रीज़ के जो मेंबर मतलब लीडर्स थे इस ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल हुए थे। ये ब्राज़ील में हुआ था, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। इसमें और क्या मांग की गई कि निष्पक्ष AI शासन होना चाहिए। ब्रिक्स ने ऐसे वैश्विक AI शासन की मांग की है जो कि पारदर्शी हो, समावेशी हो और नैतिक होना चाहिए। ये जो ढांचा तैयार किया गया है ये तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देगा, साथ ही जो डेटा प्राइवेसी, श्रम बाजार में जो व्यवधान है और जो असमानता जैसे जोखिम है उसको कम किया जा सकता है। इसके अलावा वैश्विक दक्षिण के लिए क्या लाभ रहेंगे? ग्लोबल साउथ के लिए AI का विकास कुछ देशों या अरबपतियों के लिए विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए, सभी कंट्रीज़ के लिए समान रूप पर इसको लागू करना चाहिए। इसके बजाय शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास, समावेशी विकास को बढ़ावा देना चाहिए।
जैसे भारत में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन चल रहा है और रूस में डिजिटल कृषि कार्यक्रम AI उसके माध्यम से स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्रों में सुधार कर रहे हैं। तो भारत में भी एक ऐसा मिशन है और रूस में भी एक ऐसा मिशन पहले ही चल रहा है। इसके बाद सहयोग और नवाचार में बढ़ावा, ब्रिक्स के जो AI ब्रिक्स देश में ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं उसमें AI में सहयोग बढ़ावा देने के लिए कई पहल की गई है। AI स्टडी ग्रुप बनाया जाए जिसमें 2023 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा प्रस्तावित ये जो समूह है AI नवाचार और शासन ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान देता है। मतलब 2023 में चीनी राष्ट्रपति जो शी जिनपिंग था उनके द्वारा एक ऐसा ढांचा सामने रखा गया था जिससे AI नवाचार और शासन को बढ़ावा मिलेगा। उसके अलावा साझा बुनियादी ढांचा रहेगा जो सुरक्षित डेटा साझा करने प्लेटफॉर्म और क्लाउड आधारित कंप्यूटिंग संसाधनों की स्थापना की जाएगी। कौशल विकास इसका एक अच्छा हो सकता है, अच्छा पार्ट है, जैसे कि AI जो साक्षरता है, शिक्षा पर जोर देना होगा। भारत का जैसे कि स्वयं प्लेटफॉर्म है और दक्षिण अफ्रीका का जो फ्यूचर प्रूफ सही है तो उसके माध्यम से कौशल विकास को भी बढ़ावा मिल सकता है। इसके अलावा जो श्रम और सामाजिक संरक्षण है, ब्रिक्स जो है अभी सम्मेलन हुआ है उसने AI के कारण जो श्रम बाजार है उसमें जो भी व्यवधान है उनको संबोधित करने के लिए कौशल प्रशिक्षण यानी कि रीस्किलिंग की बात कही गई है। सामाजिक संरक्षण नीतियों पर ध्यान दिया है। ब्रिक्स जो सामाजिक संरक्षण नीतियाँ, वेधशालाएं यानी कि ऑब्जर्वेटरी स्थापना की गई है। तो इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि ब्रिक्स सामाजिक संरक्षण है, वेधशाला को स्थापित करके जो भी कौशल प्रशिक्षण मतलब कि ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल एजुकेशन रीस्किलिंग की जाएगी। इसके अलावा पूरे विश्व पर क्या प्रभाव होगा? ब्रिक्स जो कि वैश्विक जनसंख्या का लगभग 40% और वैश्विक GDP का 1/3 हिस्सा है। मतलब ब्रिक्स जो है ये पूरे विश्व की जो GDP का 1/3 पार्ट है। उसका लक्ष्य क्या है कि AI शासन में पूरे वैश्विक दक्षिण की आवाज़ को मजबूत करना, यानी कि ग्लोबल साउथ की जो आवाज़ है उसको मजबूत किया जाए, उन कंट्रीज़ को स्ट्रॉन्ग किया जाए। ये जो पश्चिमी प्रभुत्व वाले AI ढांचे उसको चुनौती देता है और जो संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में एक समावेशी वैश्विक ढांचे की मांग करता है कि जो संयुक्त राष्ट्र में एक समावेशिता होनी चाहिए। इसके लिए भी कुछ चुनौतियां रहेंगी। तो चुनौतियां क्या हो सकती है कि ब्रिक्स के द्वारा AI शासन की जो मांग की गई है उसमें सबसे पहले तो असमानता विशेष रूप से देखी जाएगी। AI के जो लाभ है उनको समान तौर पर वितरण सुनिश्चित करना काफ़ी कठिन हो सकता है, क्योंकि अगर किसी भी एरिया में या किसी भी कंट्री में अगर हम देखें, किसी छोटे से छोटे एरिया में देखें तो वहाँ पर भी समानता पूरी तरह से लागू नहीं की जाती। तो इसी तरह इतने सारे देशों में जो समान वितरण है उसको सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती रहेगी। डिजिटल बुनियादी ढांचा, शिक्षा तक पहुंच में जो असमानता है उसको दूर किया जाएगा। उसके अलावा नैतिकता और जोखिम रहेगा। AI का जो दुरुपयोग है, जैसे डेटा गोपनीयता का उल्लंघन, स्वचालन से नौकरी छीनने, उसको रोकने के लिए मजबूत शासन की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा सदस्यों के बीच मतभेद भी हो सकते हैं। ब्रिक्स देशों के बीच हितों को लेकर, प्राथमिकताओं को लेकर कुछ विवाद बढ़ सकते हैं या फिर अभी भी कुछ विवाद देखे जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि सहयोग जो रहेगा, मतलब कि जो भिन्नता सहयोग है उसको काफ़ी कॉम्प्लेक्स किया जा सकता है। मतलब कि ऐसी चुनौतियां सामने आएंगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की द हिंदू की इम्पॉर्टेंट न्यूज़। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो मिलते हैं हम अपनी कल की न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।